हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 में पेपर 2 में हिंदी का पेपर हुआ था, जिसमें कि कुल 100 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चंस। तो आज हम इन सारे 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में उत्पाद सिपाही में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने पेपर 3 देखा था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 2019 के पेपर का जो फाइनल पेपर था वो पेपर 3 था। उसको हमने देखा था, जिसमें किस तरह से झारखंड जीके पूछा गया था, सेंट्रल जीके पूछा गया था, साइंस मैथ किस तरह से पूछा गया था, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। तो उसी तरह से इस बार हम पेपर 2 देखने वाले हैं, जिसमें कि हिंदी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हिंदी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस चीज़ को हम अभी देखेंगे और समझेंगे कि आगे हमें झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए किस तरह से तैयारी करना है। दोस्तों, अगर आपने पेपर 3 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद पेपर 3 भी देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना वक्त को जाया करे देखते हैं हिंदी का पेपर 2019 का। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे कहा गया हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। ठीक है, हमारे देश का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है, भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है। तो दोस्तों, ये सही बोल रहा है कि भाषा हमारे समाज द्वारा अर्जित एक संपत्ति है। उसके बाद बोल रहा है भाषा परिवर्तनशील है। दोस्तों, ये गलत बोल रहा है, भाषा को हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी कि भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है और ये हिंदी राष्ट्रीय भाषा हमारा नहीं है और भाषा परिवर्तनशील भी नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन स्वर है? तो दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वर है। स्वर, देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हिंदी में कुल 52 वर्ण है। वर्ण कितने हैं? 52, 52। ठीक है, इनमें से 41 जो है वो व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, 41 व्यंजन है। उसके बाद 11 स्वर है। कितना स्वर है? 11। 11 स्वर। ठीक है, तो दोस्तों 11 जो स्वर है, इसमें वही ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षु दीर्घु ए ओ ये सब क्या है? स्वर है। और इन सबको मिला के कितना होता है? 11। तो 11 इसमें क्या है? स्वर। ठीक है, और 41 आपका व्यंजन है, लेकिन इनमें से 33 मूल व्यंजन है। 33 क्या है? मूल व्यंजन, जो कि क से लेकर के ह तक आता है। क से कहाँ तक आता है? ह तक। ठीक है, और इसमें से 4, यानी कि 41 में से 4 आपका संयुक्त व्यंजन है। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसमें क्या आता है? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद 2 आपका है द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। 2, इसमें से 2 क्या है? यानी कि 41 में से, ठीक है, 41 में से 2 आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिसको ड़ और ढ बोलते हैं। ठीक है, ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। और इन सब को मिला करके वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है? 52। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपसे कहा गया है कि इसमें से स्वर वर्ण कौन सा है? तो स्वर वर्ण आपका क्या हो जाएगा? दीर्घु। बाकी प और य क्या है? व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने जितना बात यहाँ पे बताया आप वो याद रखिएगा। ठीक है, ये सब पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको सिर्फ देखना है कि किस तरह से 2019 का उत्पाद सिपाही का पेपर पूछा गया था। इससे आपको एक आइडिया क्रिएट करना है कि आगे की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए। आप 1 से लेकर के 100 तक पूरा देखिए, आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। आप अभी सोच रहे होंगे कि इसमें सिर्फ व्याकरण को मजबूत करना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको 10 का हिंदी किताब भी पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो आगे क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए आप, भाषा की लघुत्तम इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो वर्ण है। और वर्ण मिलके क्या बनता है? शब्द। और शब्द मिलके क्या बनता है? वाक्य। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको व्यंजन बताया ना, तो व्यंजन कैसे होता है? ये होता है व्यंजन क। ठीक है, ये भी होता है व्यंजन। ये वर्ण कैसे बनता है? अगर मान लीजिए हम क में अ जोड़ दिए, यानी कि व्यंजन और स्वर मिल करके वर्ण बनता है। क्या बनता है? वर्ण। ये बन गया क। ठीक है, अगर मान लीजिए हम क में ये देखिए दोस्तों, ये हलंत के साथ रहेगा तो ये हुआ व्यंजन। ठीक है, और इसमें अगर हम मान लीजिए आकार जोड़ देंगे, आकार, तो ये क्या बन जाएगा? का। ठीक है,
तो ये जो है ना, ये हलंत में जो रहेगा इसको बोलते हैं व्यंजन और इसको बोलते हैं स्वर। तो आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि व्यंजन और स्वर, यानी कि व्यंजन और स्वर मिल के क्या बनता है। तो दोस्तों व्यंजन और स्वर मिल करके अक्षर बनता है। क्या बनता है? अक्षर। ठीक है। और दोस्तों व्यंजन और स्वर के समूह को, ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, तो क्या है? वर्ण है। ठीक है। और वर्ण टोटल कितना है? अभी मैंने बताया था आपको 52 है। व्यंजन और स्वर मिल करके जितना होगा उसको बोलते हैं वर्ण, और व्यंजन और स्वर मिल करके क्या बनाता है? अक्षर। और अक्षर मिल करके क्या बनाता है? शब्द। अब मान लीजिए क कर का, ल कर ला, काला। तो दोस्तों इसमें देखिए ये वाला एक अक्षर है और इसमें भी ये अक्षर है, तो ये दोनों अक्षर मिलकर एक क्या बनाया? शब्द बनाया। और फिर बहुत सारा शब्द मिल करके वाक्य बनाता है, जैसे कि ये एक वाक्य है। ठीक है ना। तो वर्ण, शब्द और वाक्य समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहा जाता है? जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। इसके बाद हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, पानी का अर्थ जल होता है। पानी का अर्थ क्या होता है? जल। तो पानी का अर्थ क्या है? पानी, ये पानी नहीं है, पानी है। ठीक है। इसका अर्थ होगा हाथ। यानी कि यहाँ पे पानी का पर्यायवाची पूछा था आपसे। पानी का क्या पूछा था? पर्यायवाची। तो पानी का पर्यायवाची होता है हाथ। और दोस्तों हाथ का पर्यायवाची और क्या होता है? कर होता है, हस्त होता है। ठीक है। ये सब हाथ का पर्यायवाची है। और पानी का पर्यायवाची क्या होता है? पानी का पर्यायवाची जल, तोय, है ना, नीर, सलील, है ना। ये सब किसका पर्यायवाची है? पानी का। ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द भी अच्छा से करना है। उत्पाद सिपाही में पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको पता चला कि नहीं 5 नंबर क्वेश्चन से? इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, अनंत, आदरणीय या फिर प्रशंसनीय? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। करण कारक का चिन्ह है। करण कारक का कौन सा चिन्ह है आपको बताना है। दोस्तों आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो, कि दोस्तों कारक आपने पढ़ा होगा कि कारक के 8 भेद हैं। क्या है? 8 इसके भेद हैं। क्या क्या है? कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण। ठीक है। इसके बाद आपका आता है संप्रदान, संप्रदान। ठीक है ना। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका आता है अपादान, अपादान। इसके बाद आपका आता है संबंध, संबंध। ठीक है। इसके बाद अधिकरण, अधिकरण। और उसके बाद संबोधन, संबोधन। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो कर्ता कारक है उसमें आता है ने, यानी कि कर्ता ने, नौ एकर ने। ठीक है। उसके बाद कर्म को, कर्म कारक में क्या आता है? को। ठीक है। करण कारक में आता है से। उसके बाद संप्रदान कारक में आता है के लिए। क्या आता है? के लिए। ठीक है ना। उसके बाद अपादान में भी आता है से। अपादान में क्या आता है? से। और दोस्तों यहाँ पे देखिए करण में भी से आता है। तो दोस्तों अपादान का जो से है ये अलग करने का भाव व्यक्त करता है। जैसे कि मान लीजिए पेड़ से आम गिरा, यानी कि पेड़ से आम क्या हो गया? अलग हो गया। तो जहाँ पे अलग करने के लिए से का उपयोग किया जाएगा उसको बोलेंगे अपादान। ठीक है। और बाकी को करण। ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद संबंध कारक, संबंध कारक में आता है का, के, की, ये सब आता है। ठीक है ना। अधिकरण कारक में आता है में और पर। क्या आता है? में और पर। और दोस्तों संबोधन कारक में आता है हे, अरे, ये आता है। ठीक है ना। हे और अरे, ये सब जो भी चीज़ हम लोग बोलते हैं, हे, अरे, ओ, ऐसा करके बोलते हैं ना, चिल्ला के कोई चीज़, तो ये सब आता है संबोधन में। ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है। इस तरह से इसको रटा जाता है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण कारक का पूछा है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर बी नंबर। ठीक है। तो इस तरह से आप कारक के 8 भेद याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा, जो एक पूरा जाति का बोध होता है जिसमें, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों ये जो अपनापन है ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, एक भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। मतलब कि मैं आपके साथ अपनापन का व्यवहार करता हूँ, यानी कि मैं अपना भाव व्यक्त कर रहा हूँ कि आपके साथ मेरा अपनापन है।
तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। रांची, ये एक नाम को व्यक्त करता है, मतलब देखिए दोस्तों, रांची एक शहर है। रांची क्या है? एक शहर है। तो अगर हम रांची को शहर बोलेंगे तो उससे पता चलेगा कि रांची है, उससे तो भारत में जितना भी शहर है सब आ जाएगा ना। तो दोस्तों इसीलिए हर शहर का एक एक नाम दिया गया है। तो उस नाम से अगर उस शहर को हम लोग बुलाएंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि अगर हम शहर को रांची कहेंगे तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। दया, ये भी भाव व्यक्त कर रहा है। यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका किसी के ऊपर दया आ रहा है तो दया को आप क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर जो दया आ रहा है वो तो आप नहीं देख पा रहे, उसको महसूस कर रहे हैं। आपके लिए किसी और का भी दया आ रहा है तो उस दया को आप नहीं देख पा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि हाँ वो दया कर रहा है। दोस्तों जो भाव व्यक्त करता है उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अपनापन और दया ये तो भाववाचक संज्ञा हो गया। अब आता है शहर। तो जब हम शहर बोल रहे हैं तो जितना भी शहर है वो आ गया, लेकिन इसमें देश नहीं आएगा, सिर्फ शहर आएगा। यानी कि एक जाति, शहर एक जाति है, वो आ गया, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए अब मान लीजिए मैंने बोला लड़का, मैंने क्या बोला? लड़का। तो ये जो लड़का मैंने बोला, तो इस लिस्ट के अंदर क्या कोई लड़की आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि लड़का एक अलग जाति है, तो लड़का भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़की भी जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि लड़की में कोई लड़का नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो एक जाति का बोध कराता है उसको बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। और जिस चीज का कोई नाम रखा गया हो, मान लीजिए कोई लड़का का कोई नाम रखा गया जैसे कि मोहन, तो मोहन एक नाम है। तो जब हम उस लड़के का एक नाम रख दिए, एक खास नाम बन गया, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक होता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में सिर्फ भीड़ आता है, मतलब जहां पर की भीड़ हो। जैसे कि मान लीजिए क्लास, जैसे क्लास हो गया, क्लासरूम। तो क्लासरूम में क्या आ रहा है? शिक्षक आ रहा है, विद्यार्थी आ रहा है, छात्र आ रहा है। यानी कि बहुत सारा जाति मिल करके तब एक क्लास बना, तो यहाँ भीड़ हुआ कि नहीं? तो जहाँ पे भीड़ व्यक्त होगा उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से मध्यम पुरुष कौन शब्द है? मध्यम पुरुष, देखिए दोस्तों ये भी 3 तरह का होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक क्या होता है? उत्तम पुरुष, या फिर आप इसको प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं, प्रथम पुरुष, ठीक है। उसके बाद एक होता है मध्यम पुरुष, और उसके बाद होता है, ये मौ है, ठीक है, उसके बाद होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है ना। तो दोस्तों उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, ठीक है, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में आता है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ठीक है, ये सब किस में आता है? मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में आता है वह, वे लोग, वे, ठीक है, ये सब क्या आता है? अन्य पुरुष में। इसको याद रखने का तरीका देखिए दोस्तों। प्रथम पुरुष, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो वो है प्रथम पुरुष। तो दोस्तों मैं जब अपने बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे क्या बोलूंगा? मैं, हम, यही सब बोलेंगे। अब इसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि मैं किसी एक पर्सन से बात कर रहा हूँ, सामने वाले किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करूंगा तो मैं उसको क्या कहूँगा? तुम, आप, यही सब कहूँगा। और उसके बाद मैं और वो सामने वाला व्यक्ति, ये दोनों मिल करके किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करें, यानी कि किसी अन्य पुरुष के बारे में बात हो रहा है, प्रथम पुरुष और मध्य पुरुष मिल करके, तो इसको क्या कहेगा? वह कहेगा, या फिर बहुत सारा लोग रहेगा तो वे लोग कहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया मध्यम पुरुष कौन सा है, तो मध्यम पुरुष कौन सा है? आप, ठीक है। मैं हो गया प्रथम पुरुष, वह हो गया अन्य पुरुष, और वे लोग हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से क्रिया कौन है? तो देखिए दोस्तों, क्रिया मतलब होता है काम, मतलब कि जिस जगह पे कोई काम हो रहा है उसको बोलेंगे क्रिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मधुरता, क्या इसमें कुछ काम हो रहा है? इसमें तो कुछ काम नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है, तो बोल रहा है तो उसका आवाज़ मधुर है, तो वो मधुरता उसका आवाज़ में है, कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद सुंदरता, अब मान लीजिए कोई सुंदर है, तो क्या इसमें कुछ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है संध्या। संध्या मतलब क्या? शाम का समय, यहाँ भी कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काम हो रहा है, टहलना, मतलब कोई इंसान टहल रहा है, तो ये तो काम हो रहा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ ही जा रहा है तो ये काम हो रहा है। तो जहाँ पे काम होगा उसको बोलते हैं क्रिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से विशेषण कौन है? अब देखिए दोस्तों, विशेषण मतलब होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है। अब संज्ञा मतलब क्या होता है? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जो मैंने ये सबको बताया ना, वही सब संज्ञा है। और संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम। कोई भी नाम को संज्ञा कहते हैं।
अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इसका तो एक नाम है आदमी, इसका एक नाम क्या है आदमी, और एक इसका कोई अपना नाम होगा। तो ये क्या है, ये एक संज्ञा है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको दिख रहा है दुनिया में, वो सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा का विशेषता बताएगा, ठीक है। यानी कि अगर इस आदमी का मैं कुछ विशेषता बताऊं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा यह आदमी लंबा है, यहाँ पे विशेषण क्या हो गया, लंबा, क्या हो गया, विशेषण लंबा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक किताब है, अब मैं इसका विशेषता बताऊंगा कि यह किताब मोटी है, यहाँ पे विशेषण क्या हो गया, मोटी, मोटी हुआ कि नहीं। और यहाँ पे संज्ञा क्या है, किताब। दोस्तों जो संज्ञा का विशेषता बताएगा उसको बोलते हैं विशेषण, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए, ये धर्म, धर्म तो कोई विशेषता नहीं है, तो ये विशेषण भी नहीं होगा। कागज, ये तो खुद एक संज्ञा है, तो ये भी विशेषण नहीं होगा। बातें, ये भी विशेषण नहीं होगा। अब देखिए सूखा, हम बोल सकते हैं कि पेड़ सूखा है, पेड़ क्या है, सूखा। तो पेड़ क्या हो गया, संज्ञा हुआ कि नहीं, और सूखा इसका विशेषता हो गया कि पेड़ सूखा है ना। तो जो संज्ञा का विशेषता बताएगा उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और भी तरह से इसको बोल सकते हैं, जैसे कि पेड़ मोटा है, तो पेड़ का विशेषता क्या हो गया, मोटा, इस तरह से। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया विशेषण, तो विशेषण के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 10। तो उनमें से एक होता है परिमाणवाचक। तो दोस्तों परिमाणवाचक मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना है, इसका आपको पता चलना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास चावल है, मेरे पास चावल है, क्या है, चावल, ठीक है। तो चावल मेरे पास कितना है, कम है, ज़्यादा है, किलोग्राम में है। तो दोस्तों ये सब क्या है, परिमाणवाचक, ठीक है ना। मतलब आपको एक आइडिया लगेगा कि कितना है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, कम, किलोग्राम, सारा, इन सब चीज़ों से आपको एक आइडिया लगता है कि कोई सामान कितना है कितना नहीं है। तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा इसमें सही है आपको बताना है। कारक की 8 विभक्तियाँ होती है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कारक की 8 भेद होते हैं। क्या क्या, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब कितने हैं, 8 भेद, किसके, कारक के, ठीक है। तो ये तो आपका सही बता रहा है। विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और दोस्तों अगर विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है तो सर्वनाम का भी तो विशेषता बताएगा, यानी कि ये भी आपका सही है, ठीक है। अब दोस्तों सर्वनाम मतलब होता है कि जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। और संज्ञा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, और अगर उसका नाम नहीं पता तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वह, यह, इस तरह से बोलेंगे। तो ये सब चीज़ क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो दोस्तों जो विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। तो ये तीनों चीज़ सही लिखा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, ज्ञान सागर में कौन समास है। तो दोस्तों आप समास के बारे में भी एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो ज्ञान सागर है इसमें तत्पुरुष समास है, और जो तत्पुरुष समास है उसमें कारक की जो 8 विभक्तियां है ना, वो सब का यूज होता है। कैसे, देखिए, ज्ञान सागर, इसको आप तोड़िए, ज्ञान सागर को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, ज्ञान का सागर तोड़िएगा ना, ज्ञान का सागर, यहाँ बीच में का लगाइएगा। तो ये का क्या है, संबंध कारक है कि नहीं, का क्या है, संबंध कारक। तो दोस्तों जहाँ भी कारक आपको दिखेगा, मतलब कि एक शब्द के बीच आपको एक कारक दिखेगा, ठीक है ना, बोलते टाइम आपको एक कारक नजर आएगा, तो वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए रसोई घर, रसोई घर, तो इसको आप तोड़ के बोलिए, तो आप कैसे बोलिएगा, रसोई के लिए घर। तो के लिए किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है, तो इसलिए रसोई घर क्या होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा ये सब चीज़ें। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सदाचार का सही संधि विच्छेद। सदाचार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नंबर बी, सत्य जोड़ आचार, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपका व्यंजन संधि है, ये जो सदाचार है ये क्या है, व्यंजन संधि। और एक होता है स्वर संधि। तो स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कितने भेद होते हैं, 5 भेद, ठीक है। और जो व्यंजन संधि होता है उसका कोई भेद नहीं होता है, उसका नियम होता है, ठीक है। तो उन नियम को आपको पढ़ना पड़ेगा संधि विच्छेद में। अगर आप उन नियमों को पढ़ लीजिएगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार संधि विच्छेद भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आप देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, और अपना तैयारी बेहतर बनाने के लिए तैयार रहिए।
अब देखिए 16वां क्वेश्चन, आंख दिखाना का सही अर्थ। आंख दिखाना क्या होगा? इशारा करना, नींद आना, गुस्सा आना या फिर सचेत होना। कौन सा होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुस्सा आना या फिर गुस्सा दिखाना। ठीक है, आंख दिखाना मतलब गुस्सा दिखाना। अब बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, दिल्ली दूर है, इसका अर्थ क्या है? कठिनाई अभी बाकी है, बुरे दिन आना, दुखी होना या फिर असंभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठिनाई अभी बाकी है। बुरे दिन आना, इसका तो कोई रिलेट नहीं है, दिल्ली दूर है इसका। दुखी होना, इससे भी कोई रिलेट नहीं है, दिल्ली दूर है। असंभव, तो दोस्तों दिल्ली दूर है, असंभव तो नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर, कठिनाई अभी बाकी है। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कान खड़े होना, कान खड़े होना का सही अर्थ क्या होगा? ध्यान न देना, अनसुना करना, नाराज होना, सावधान होना। तो कान खड़े होना, ध्यान ना देना, ये कोई बात नहीं होगा। अनसुना करना, ये भी नहीं होगा। नाराज होना, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कान खड़े होना यानी कि सावधान होना। अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में है, जमीन आसमान का एक करना का क्या अर्थ है? उड़ना, क्या ये इसका सही अर्थ है? जी नहीं, उड़ना कैसे सही अर्थ होगा? जमीन आसमान एक करना, उड़ना गलत, ठीक है। इतराना, ये भी गलत है। पंख फैलाना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा बहुत प्रयत्न करना। तो दोस्तों ये सब बहुत आसान आसान पूछा गया था, लेकिन दोस्तों आपका कट ऑफ जो है वो मुश्किल प्रश्न बनाता है, ठीक है। ये सब तो सब सॉल्व करेगा, लेकिन अगर आप मुश्किल प्रश्नों को सॉल्व करने सीख जाएंगे तो वो आपको नौकरी दिलाएगा, ठीक है। मैदान मारना का क्या अर्थ है? जीतना, मरना, दौड़ना या भागना। तो इसका सही आंसर होगा जीतना। मैदान मारना का अर्थ क्या होगा? जीतना। अब बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 2 11 होना, ये क्या है? एक कहावत है, पहेली है, मुहावरा है या फिर डी, इनमें से कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुहावरा। 9 2 11 होना क्या है? एक मुहावरा है। मुहावरा भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? ऊँट को जीरा पसंद है, ये तो बिल्कुल गलत है। ऊँट को जीरा खिलाना चाहिए, ये भी गलत है। असफलता को छिपाना, ये भी गलत है। जरूरत से बहुत कम, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब जरूरत से बहुत कम। देखिए दोस्तों ये सब का एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि यहाँ जो शब्द है, यहाँ मतलब जो मेन शब्द है वो अगर आ गया तो वो ऑप्शन बिल्कुल होने का चांसेस एकदम नहीं होता है, ठीक है, ये गलत ही होता है। हालांकि ये सब बहुत आसान तरह से पूछा जाता है और दो ऑप्शन में आपको फंसाता है, तो वो दो ऑप्शन अगर आपने समझ लिया तो वो आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आप देखिए, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का क्या अर्थ है? सांप को मारना, देखिए यहाँ भी सांप आ गया, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ भी सांप आ गया, ये गलत हो गया। जो मेन बात है क्वेश्चन में वो अगर ऑप्शन में आ गया तो वो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। सांप को लाठी से नहीं मारना चाहिए, तो गलत है ना, ये दोनों इसीलिए, ठीक है। बिना नुकसान के काम पूरा होना, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी नहीं टूटा, नुकसान नहीं हुआ, तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ 24 नंबर में आपसे पूछा गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर का क्या अर्थ है? घर की मुर्गी पालना, देखिए ये भी यहाँ पे मेन बात आ गया तो ये आपका गलत हो जाएगा। दिखावा करना, ये भी गलत हो जाएगा। तुच्छ विचार, ये भी गलत हो जाएगा। तो घर की चीज़ का उचित मूल्यांकन नहीं करना, यानी कि घर की मुर्गी दाल जैसा लगता है, ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, कौन वाक्य है? यहाँ पे कौन वाक्य है ऐसा नहीं होगा, यहाँ कुछ थोड़ा और कुछ हो सकता है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। आप इसका ऑप्शन देखिए, मुहावरा वाक्य में सरसता और प्रभाव उत्पन्न करता है, तो ये सही है। मुहावरा जो है वो वाक्य में क्या उत्पन्न करता है? सरसता और प्रभाव डालता है उसमें, ठीक है ना। मुहावरा वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है, ये भी सही बोल रहा है कि मुहावरा कोई भी वाक्य में एक आकर्षण तैयार करता है और उसमें तीखापन उत्पन्न करता है। मुहावरा क्या करता है? विलक्षणता और प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ से दोस्तों शुरू हो जाता है आपका बुक, यानी कि ये जो साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? ये आपका किताब से लिया गया है, 10 क्लास का किताब से, ठीक है। और ये जो साना साना हाथ जोड़ी है वो आपका कृतिका, कौन सा किताब में है? कृतिका भाग टू में, ठीक है। चैप्टर नंबर कितना है? 3, चैप्टर नंबर 3 देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है ना। तो इसके लेखक कौन है बताइए? तो दोस्तों इसके लेखक है मधु कंकरिया। कौन इसका लेखक? मधु कंकरिया। अब बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पूछा गया है, मधु कंकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मधु कंकरिया जो थे वो एक लेखक थे
और उन्होंने क्या लिखा था, सना सना हाथ जोड़ी, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कृति है, यानी कि शिव प्रसाद मिश्र ने इनमें से क्या लिखा है, कौन सा कहानी लिखा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बहती गंगा। ये जो है ये शिव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया, यानी कि रुद्र कहते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है, सना सना हाथ जोड़ी में किस राज्य की चर्चा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से क्या प्रूफ होता है कि जो किताब है 10 का या फिर 9 का, 9 और 10 दोनों, ठीक है ना, वो जो हिंदी किताब है उसमें जितना भी उन किताबों को आपको पढ़ना है, उसका कहानी को अच्छा से पढ़ना है। जैसे यहाँ पूछा गया है, सना सना हाथ जोड़ी में किस राज्य की चर्चा है, तो जो कहानी पढ़ा हुआ रहेगा वो बता देगा कि नहीं कौन सा राज्य के बारे में उसमें चर्चा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, किताब पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई ये कहानी को अच्छा से पढ़ा होगा, तो एक कहानी से अभी तक कितना प्रश्न आ गया, 3 आ गया कि नहीं, सना सना हाथ जोड़ी से 3 प्रश्न आ गया। एक में उसका लेखक के बारे में पूछा कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, एक में उसका लेखक पूछा, और एक और देखिए और एक क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन अभी तक आ गया सना सना हाथ जोड़ी से। किस प्रकार की रचना है ये, गीत है, कविता है, लोकगीत है, या फिर यात्रा वृतांत है। तो ये एक यात्रा वृतांत है, ठीक है। क्या है, यात्रा वृतांत। अब बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन एक कहानी से आया है। तो जो ये कहानी पढ़ा होगा, ये सना सना हाथ जोड़ी जिसने पढ़ा होगा उसके लिए कितना अच्छा होगा कि 5 क्वेश्चन उसको मिल गया एक ही कहानी से। तो ये बोल रहा है कि ये किस किताब में है, तो अभी मैंने आपको बताया कृतिका भाग 2 में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, गैंगटोक का असली नाम क्या है। तो जो गैंगटोक है उसको क्या बोलते हैं, गंगटोक, क्या बोलते हैं, गंगटोक, ठीक है। ये कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तीनों गलत है, यानी सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एही ठैया होगा, क्या होगा, एही ठैया, ठीक है। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा के लेखक कौन है। ये जो कहानी है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये भी कृतिका भाग 2 में है, ठीक है। और इसका लेखक जो है वो शिव प्रसाद रुद्र है, ठीक है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। टुन्नू और दुलारी जो है इनके बारे में यही ठैया, ठैया होगा, ठीक है, ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इस कहानी में है टुन्नू और दुलारी, ठीक है। तो देखिए इस कहानी से भी अब तक 3 प्रश्न आ गए हैं। आगे देखिए कितना प्रश्न आता है इसी कहानी से। प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था। देखिए ये भी उसी कहानी से है, यही ठैया हैरानी हो रामा, ठीक है ना, उसी में है। तो दोस्तों प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी के कटोरी में चना था, क्या था, चना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 4 क्वेश्चन अभी तक हुए, ये 5वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है उसी कहानी से। टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे। तो दोस्तों ये लोग पहली बार कजली दंगल में मिले थे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टुन्नू कैसा व्यक्ति था, तो वो एक देशभक्त व्यक्ति था। अब 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, टुन्नू कहाँ मारा गया। टुन्नू जो है वो मोहल्ले में मारा गया। कहाँ मारा गया, मोहल्ले में। वो नारा लगाते हुए जा रहा था देशभक्ति का, तो उसी वक्त उनको लाठी से मार दिया गया था, ठीक है। ये कहानी आप पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है। तो दोस्तों मैं क्यों लिखता हूँ ये भी कृतिका भाग 2 में है। ये कहानी किस में है, कृतिका भाग 2 में, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो है अज्ञे। कौन है इसके लेखक, अज्ञे। अब बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे। तो दोस्तों मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक यानी कि अज्ञ हिंदी विषय के विद्यार्थी थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला। तो उनको जापान जाने का अवसर मिला, कहाँ, जापान, ठीक है। ये सब आप कहानी पढ़िएगा ना तो आपको सब पता चल जाएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है। ये 4 खंडों में प्रकाशित है। इसके बारे में भी आपको किताब में ही पता चलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर की तरफ। कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित थे। तो दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और पद्म भूषण भी मिला था। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, ये इनको कितने पाकिस्तान वाले उपन्यास के लिए मिला था। एक उपन्यास लिखा था इन्होंने कितने पाकिस्तान करके, उसके लिए इनको यानी कि कमलेश्वर जी को
साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, इससे आपको पता चल रहा है ना कि 10 का जो किताब है कृतिका भाग 2 ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपको उस किताब को पूरा अच्छा से ख़त्म करना होगा, तब जाके आप कुछ क्वेश्चन सही कर पाएंगे इसमें। अब बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है अज्ञ। अभी मैंने पढ़ा अज्ञ के बारे में और इनका पूरा नाम पूछा है। ठीक है ना, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद और वत्सायन। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन। ठीक है, बढ़ते हैं 45 नंबर की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है हिरोशिमा कहाँ है? तो दोस्तों हिरोशिमा जापान में है। अमेरिका ने हमला किया था, ठीक है ना, हिरोशिमा में फैट मैन करके एक परमाणु बम गिरा दिया था। अब देखिए 46 नंबर। तो दोस्तों 46 नंबर में पूछा गया है हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है? तो हिंदी जो है आसानी से बोली जा सकती है, बोली लिखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, यानी कि तीनों चीज़ सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सही है, यानी कि यहाँ पे कुमुदिनी का स्पेलिंग पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ये सही करने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले आपको मन में बोलना है कुमुदिनी, कुमुदिनी। अब आप देखिए यहाँ पे हर्षुकार, यहाँ भी हर्षुकार, यहाँ पे हर्षिकार और यहाँ पे दीर्घिकार क्यों लगा, ये समझिए आप। देखिए क म से तुरंत मिल रहा है। कैसे मिल रहा है आप बोल के देखिए, कुम, मतलब कि क थोड़ा भी खींच नहीं रहा है, यानी ऐसे नहीं बोल रहा है कुमुदिनी, ऐसा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कुमुदिनी, यानी खींचने का प्रयास नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पे खींचने का प्रयास नहीं होगा, एक अक्षर दूसरे अक्षर से तुरंत मिलेगा, उसमें हर्षुकार लगाया जाता है या फिर हर्षिकार लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिनी बोल रहा है, तो दिनी बोलते टाइम द नौ से तुरंत मिल रहा है, लेकिन नी बोलने के बाद थोड़ा खींच रहा है। देखिए कुमुदिनी, थोड़ा सा खींच रहा है कि नहीं लास्ट में, इसलिए यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सही होगा। ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सही होगा। और अगर आपको ये चीज़ अच्छा से प्रैक्टिस करना है तो दोस्तों होम गार्ड का मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 7 नंबर से लेकर के 12 या 15 नंबर तक प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए एक बार। ज़्यादा नहीं है वो, 18 से 19 मिनट का प्रैक्टिस सेट है, तो आप अच्छा से इसको देख लीजिए। इससे आपका ना ये हिंदी में कोई भी अक्षर गलत नहीं होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची पूछा है, बोल रहे हैं नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों देव नदी ये गंगा का पर्यायवाची है, नदीश्वरी ये भी है, सूर सरिता ये भी है, सरस्वती गंगा का पर्यायवाची नहीं है। और दोस्तों गंगा का और पर्यायवाची क्या क्या है? एक है भागीरथी, क्या है? भागीरथी। ठीक है, उसके बाद मंदाकिनी, त्रिपथगा, देवपगा, ये सब क्या है? गंगा का पर्यायवाची। और सरस्वती का पर्यायवाची क्या क्या है? भारती, शारदा, वीणापाणी, ज्ञानदा, ये सब क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से सही शब्द कौन है, सही तरह से कौन सा लिखा गया ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों कवित्री, कब इत्री होता है, क्या होता है? कब इत्री, तो ये ऐसे लिखा है कब इत्री, यह है ये वाला। ठीक है, कवित्री, तो ये गलत है। ठीक है ना, इसके बाद परिभाषा, अब बोल के देखिए परिभाषा, इसमें र भ से तुरंत मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हर्षिकार लगेगा, दीर्घिकार नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा परिभाषा का शुद्ध रूप। सांसारिक, ये सही है, सांसारिक सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बहुत कोई संसारिक बोलता है जो कि गलत है, सांसारिक होगा। ठीक है, संसारिक गलत है। अब बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से संयुक्त वाक्य कौन है। संयुक्त वाक्य मतलब होता है दोस्तों कि दो ठो वाक्य मिल करके एक वाक्य बनेगा, उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे सुबह हुई, ये एक वाक्य हो गया, सुबह हुई ये एक वाक्य हो गया कि नहीं। उसके बाद पक्षी चहक उठे, पक्षी चहक उठे, ये एक अलग वाक्य बन गया। और इन दोनों को कौन मिलाया? और क्या क्या, ये दोनों वाक्य को मिला करके एक वाक्य बना दिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है लखनवी अंदाज के लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ। ये कहानी है, ये एक कहानी है, और ये किस किताब में है?
ये अब क्षितिज भाग 2 में है, यानी कि ऊपर जो हमने क्वेश्चंस देखा वो कृतिका भाग 2 में था, अब ये क्षितिज भाग 2 में है। ठीक है, 10 क्लास का ही किताब है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नवाब बातचीत के लिए उत्सुक नहीं है। लखनवी अंदाज के, यानी कि एक कहानी है लखनवी अंदाज, इसके जो लेखक है इन्होंने नवाब के बारे में अनुभव किया कि वह बातचीत के लिए उत्सुक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ये सब कहानी पढ़िएगा तब पता चलेगा इन सब के बारे में। सर्वेश्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल जो कि एक लेखक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अब बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? ये सब चीज़ें आप कहानी पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब जीके नहीं है, ये सब जीके बिल्कुल नहीं है, ये सब उसी कहानी का हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों इनका जन्म जो है वो 1833 में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक कहानी यह भी के लेखक कौन है? तो ये जो मन्नू भंडारी है यही है एक कहानी यह भी के लेखक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर की तरफ। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मन्नू भंडारी जो एक लेखक है इनका जन्म जो है वो मंदसौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मंदसौर में। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये सब जीके नहीं है, ये सब हिंदी जो किताब है ना क्षितिज, कौन सा किताब? क्षितिज भाग 2, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगे। ठीक है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, ये एक कहानी है, उस कहानी को आप पढ़िएगा, उसी में आपको मिलेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उसी में लिखा रहेगा उनका जन्म कब हुआ था। तो वो सब चीज़ें आपको याद करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1864। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह सब कहानी से है, यानी कि अगर आप किताब पढ़िएगा तो आपको यह सब पता चल जाएगा। संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? तो संस्कृति निबंध के लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। नौबत खां में इबादत के लेखक कौन है? नौबत खां में इबादत, ये कहानी भी किस किताब से है? क्षितिज भाग 2। कौन सी किताब से है? क्षितिज भाग 2। ठीक है ना, 10 क्लास के। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किया उसमें क्या था? कृतिका भाग 2, और ये क्या है? क्षितिज भाग 2 के क्वेश्चंस। बहुत अच्छा से क्वेश्चन सेट किया गया है, पहले कृतिका का उसके बाद क्षितिज का, कुछ भी मिलाया नहीं गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित है? यानी कि जो कृतिका भाग 2 किताब है जिसके बारे में ऊपर में हम लोग पढ़ा, इसमें टोटल कितनी रचनाएं हैं? तो इनमें 5 रचनाएं हैं। कितनी है? 5। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये 5 रचनाएं आपने पढ़ लिया तो आपका कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, कितना? 8 से 10 क्वेश्चन आपको उत्पाद सिपाही में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप आराम से किताब पढ़ लीजिए। ठीक है, कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट है, कथ्य में, शिल्प में, प्रस्तुति में, सब चीज़ में ये लोग विशिष्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सभी में। अब बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। माता का आंचल किस उपन्यास का अंश है? तो दोस्तों माता का आंचल ये देहाती दुनिया, ये एक उपन्यास है। ठीक है ना, उसका अंश है माता का आंचल। ठीक है, बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। माता का आंचल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिव पूजन सहाय, जिन्होंने माता का आंचल लिखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म भोजपुर में हुआ था, और भोजपुर कहाँ है? बिहार में। माता का आंचल के लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते थे? तो माई कहकर पुकारते थे। अब 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके लेखक कमलेश्वर है? यानी कि कमलेश्वर ने इनमें से कौन सा लिखा है, ये आपको बताना है। तो कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम नाग
जॉर्ज जॉर्ज पंचम की नाक, ये लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपको कितना क्वेश्चन दिखेगा, ये आप देख लीजिए। अभी तक 3-4 क्वेश्चन दिख गया। शिव पूजन सहाय को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? भोलानाथ। ये भी आपको उसी कहानी में दिखेगा, ठीक है ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा कि कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक लिखा है। एक कहानी कोई अच्छा से पढ़ लेगा तो उसमें से उसका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन फंस रहा है। ये आप देख लीजिए। 71 नंबर देखते हैं। देखिए एक और सेम क्वेश्चन, सेम कहानी का क्वेश्चन, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का कौन सा रूप देखा जा सकता है? वयंकार का रूप देखा जा सकता है, ठीक है। इस कहानी में वयंकार का रूप उनका देखा जा सकता है। जॉर्ज पंचम की नाक किस महारानी की चर्चा है? यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है कहानी है, उसमें किस महारानी की चर्चा की गई है? तो दोस्तों उसमें महारानी एलिजाबेथ के बारे में चर्चा की गई है। वो भारत आई थी उसके बारे में, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? तो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम की नाक उसी कहानी से चल रहा है। अभी अभी तक जितना भी ये सब आप देख रहे हैं उसी कहानी का अंश है, उसी कहानी से ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। महारानी एलिजाबेथ के शूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? हिंदुस्तान से। कहाँ से? हिंदुस्तान से। 75 नंबर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? तो नाक की कमी रह गई थी, इसीलिए कहानी बनाया गया था कि जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये 76 नंबर, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? सूरदास दोस्तों ये बहुत बड़े लेखक गुजरे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इनका जन्म जो है वो 1478 में हुआ था। ये डेट आप याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा था? उद्धव के जरिए। ये भी उस किताब में है, क्षितिज भाग 2, ठीक है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? ब्रज भाषा, मगही, अवधी या संस्कृत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवधी, ठीक है। देवदत्त द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों देवदत्त द्विवेदी का जन्म इटावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा में। अब 81 नंबर देखिए, देवदत्त द्विवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 32 से 52 मानी जाती है। कितनी? 32 से 52। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, ठीक है। ये सब चीज़ जीके नहीं है, आप गलत मत सोचिए, ये सब चीज़ जीके बिल्कुल नहीं है। ये सब चीज़ वो जो 10 का किताब है ना हिंदी का, उसी से है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। लेखकों के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिए, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। जन्म और मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये 4 चीज़ लेखकों के बारे में जरूर याद करना है। क्षितिज भाग 2 में कितने रचनाकारों की रचनाएं संकलित है? तो 17 रचनाएं हैं। कितनी? 17। 17 और कृतिका वाला 5, यानी कि आपको कितना पढ़ना है? 22 अच्छा से, और इनके लेखक के बारे में भी, ठीक है। क्षितिज भाग 2 में संकलित है, कहानी भी है, संस्मरण भी है, कविता भी है, और क्या है? सब कुछ है, ठीक है, यानी डी नंबर। अब 87 नंबर देखिए, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका को किसने लिखा है? तो दोस्तों विनय पत्रिका को तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 88 नंबर की तरफ, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों नागार्जुन जो है वो भी एक लेखक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा में, ठीक है। अब बढ़ते हैं 89 नंबर की तरफ, नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बताइए। तो मैथिली भाषा में। कौन भाषा में? मैथिली भाषा में, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1919 में, ठीक है। छाया मत छूना किसकी कविता है? तो छाया मत छूना इसके लेखक है गिरिजा कुमार माथुर। अब बढ़ते हैं 92 नंबर की तरफ, कन्यादान के कवि कौन है? तो दोस्तों कन्यादान के कवि कौन है? ऋतुराज। कौन है?
ऋतुराज, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद कराया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मंगलेश डबराल जो थे उनका जन्म 1948 में हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 94 नंबर की तरफ। सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक कौन है? सूरज कब निकलेगा की कहानी के लेखक है स्वयं प्रकाश। अब 95 नंबर। राम वृक्ष बेनीपुरी के संपूर्ण साहित्य का नाम क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो दोस्तों इनके जो संपूर्ण साहित्य है बेनीपुरी सचना संग्रह, क्या है? बेनीपुरी सचना संग्रह। चिता के फूल कहानी के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने चिता के फूल कहानी को लिखा है, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल है। कौन है? यशपाल, झूठा सच उपन्यास के लेखक। और 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितनी वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी? मतलब जब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छप रही थी तब उनकी आयु क्या थी? तो तब उनकी आयु कितना थी? 15 वर्ष, ठीक है। 15 वर्ष की आयु में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छप रही थी। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? यही है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यशपाल जी का जन्म जो है वो पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। तो दोस्तों ये हो गया आपका टोटल 100 क्वेश्चन। अब आपको इससे क्या पता चला कि आपको व्याकरण पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? व्याकरण पर, ठीक है। और इसके साथ साथ जितना इस पर फोकस करना है उतना ही आपको हिंदी के किताबों पर फोकस करना है, 9 और 10 के किताबों पर, ठीक है। ये चीज़ अगर ये दोनों चीज़ आपने साथ लेकर चला तो आप इसमें 100 में 100 ला सकते हैं एकदम, ठीक है। फुल मार्क्स ला सकते हैं इसमें। और इसका मार्क्स दोस्तों जुड़ेगा आपके कट ऑफ मार्क्स के साथ, तो इसीलिए इसमें फोकस करना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। अभी झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एग्ज़ाम थोड़ा करीब आने दीजिए, उसके बाद हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल से बने रहिए और दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, अकेले ही मेहनत करके ये सब करता हूँ। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को कम से कम एक लाइक करके जाइए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।